नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख चरम पर है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है। रायगढ़ लोकसभा सीट से सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा 1999 में रचे चक्रव्यूह को आज तक कांग्रेस भेद नहीं पाई है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जहां बीते 25 सालों से कांग्रेस जीत दर्ज करने के लिए तरस रही है। इस लोकसभा सीट पर प्रमुख रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होती है। हर बार बीजेपी ही जीत दर्ज कराती है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी मशक्कत करना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस विष्णुदेव के गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल। इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। तो 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो साफ तौर पर भाजपा को बहुमत मिला था। राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर भी मिला। देखा जाए तो 1999 में विष्णुदेव साय ने जो चक्रव्यूह तैयार किया, उसे भेदने में कांग्रेस आज तक कामयाब नहीं हो पाई। 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ सीट में 6 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है, जबकि 1 बार जनता पार्टी व 7 बार भाजपा को विजयश्री हासिल हुई। 1999 से यहां पर कांग्रेस जीत नहीं सकी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें रायपुर जिले की विधानसभा जशपुर कुनकुरी पत्तलगांव सीट शामिल है। तो रायगढ़ जिले की लैलूंगा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़ और खरसिया विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में शामिल है। वहीं रायगढ़ लोकसभा सीट का आधा भाग बिलासपुर, आधा भाग सरगुजा संभाग में पड़ता है और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हमेशा से कांटे की टक्कर होती है। तो दिग्गजों की साख दांव पर लगी। तो बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो तरफ से हमेशा कांटे की टक्कर यहां पर रही है और 1999 से 2019 की लोकसभा चुनाव तक यहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार रायगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मेनका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उनके सामने बीजेपी के राधे श्याम राठिया चुनावी मैदान में हैं। तो मुकाबला जो है वो है, अब जो दास वैष्णव की बात करें तो साफ तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो फिलहाल मुकाबला जिस तरीके से दिलचस्प होता नजर आ रहा है, कांटे की टक्कर रही है। रायगढ़ को लेकर के खास करके अगर बात करें तो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के यहां पर दावे कर रहे हैं। तो जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय करा देते हैं। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। वासु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आशीष तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दुबे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वासु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रही है, कुछ सीटों पर कड़ी मशक्कत कर रही है जहां पर उसको लगता है, लेकिन आप लोग तो 11 की 11 सीटें जीतने का पूरा लक्ष्य रखा और पूरा उसी तरीके से काम कर रहे हैं। जी आलोक जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जितने मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे, उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए आलोक जी, छत्तीसगढ़ की बात होती है तो कांग्रेस की पिछली 5 साल की सरकार को जनता ने देखा है और 15 साल की रमन सरकार को भी देखा है और 100 दिन की विष्णुदेव साय सरकार को भी जनता ने देखा है। और जनता जब एनालिसिस करती है तो ये 100, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, 100 दिन की सरकार ने सुशासन स्थापित किया छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर आप देखें, मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने जो लगातार प्रयास किया और मात्र 100 दिन की सरकार ने 53 लाख करोड़ से ऊपर की राशि सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम किया है। 18 लाख आवास की बात कर लें, बकाया 2 साल बोनस की बात करें, महतारी वंदन योजना की बात करें, 70 लाख महिलाओं को मिल गया। 3100 रुपए 21 क्विंटल के धान की बात कर ले,
जो युवाओं से छल कपट की राजनीति पिछले 5 साल में प्रदेश में हुई, पीएससी के माध्यम से जो युवा ठगे गए उसकी सीबीआई जांच की मांग कर ले, करप्शन के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है सरकारें। तो जी। ये जो है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने 100 दिन के अंदर देखा है। जो कांग्रेस ठीक है, पिछले यानी 5 कि साल में 100 दिन के अंदर आपने एक मोटा मोटा तौर पर खाका तैयार कर दिया, जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। संदीप दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 100 दिन का खाका पूरा खींच दिया, जिसमें शासन की बात, सुशासन की बात, भ्रष्टाचार पर प्रहार, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। अब आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, संदीप दुबे जी? हेलो जी संदीप जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कनेक्ट हो गया है मेरा। जी संदीप जी, मेरा सवाल यही है। वासु जी अभी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा 100 दिन में उन्होंने एक मॉडल दे दिया, एक रोड मैप दे दिया। आपके पास क्या कुछ है बताने के लिए? देखिए, वासु जी जो कह रहे होंगे ना, बीजेपी जो कह रही है, आपको उसमें एक बात बता देता हूं कि इस बार बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। पूरे जगह इनका कहना है मोदी की गारंटी। कोई भी चुनाव पिछले किए गए कार्यों से होता है। 10 साल का हिसाब देने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से रोज ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कर रहे हैं, उससे इनकी स्थिति समझ में आती है। अब देखेंगे कि 600 वकीलों का ग्रुप एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखता है, और उसके बाद जिस प्रकार से मोदी उस चिट्ठी को ट्वीट करते हैं, तो देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है, वो वातावरण इनके अनुकूल नहीं है। जी, आज विकास के मुद्दे में, आज महंगाई के मुद्दे में, आज बेरोजगारी के मुद्दे में ये चुनाव हो रहा है, जिसको ये समझ नहीं पा रहे, भाप नहीं पा रहे। जी वासु जी, जी ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं वासु जी से। वासु जी, देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, ये अहम मुद्दे हैं और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है जनता के बीच कुछ और ही मुद्दे हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है संदीप जी की तरफ से। जी कि कांग्रेस के हमारे बड़े भैया बैठे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन भापने में भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस नाकाम। छत्तीसगढ़ के अंदर मैं पूरे देश की बात कर लूं, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेके सारी दुनिया की बातें कर रहे थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या निकल के आया? ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या निकला है? जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी कि 1300 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जब उसका डिटेल एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा तो निकल के क्या है आलोक राजा जी? 550 करोड़ तो इनके सहयोगी डीएमके को दिया गया है चंदा। 250 करोड़ रुपए से ऊपर इनके वहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर चंदा दिया गया है। इसमें कांग्रेस को भी चंदा मिला है और बीजेपी को भी मिला है। यानी ये कहना क्या चाहते थे? केवल जो बीजेपी चंदा लेगी उसमें भ्रष्टाचार है, बाकी कांग्रेस ले, टीएमसी ले तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। और रही बात, ये कहते हैं हमेशा हम लोग, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे खतरा हो गया है। 600 वकीलों ने, 600 प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है, आपने देखा होगा उनका मैसेज। मैं एक उदाहरण के तौर पे आलोक जी रख देता हूं, ये कांग्रेस का चरित्र कैसा है ये आपको समझ आ जाएगा। यही अरविंद केजरीवाल का मामला आप ताजा ताजा देख लीजिए। यही कांग्रेस पार्टी है, अपने मुख्यालय में अजय माकन जी, सुप्रिया सुले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार नंबर 1 है। लेकिन आप देखिए कि क्या मजबूरी हो गई कि आज उनसे मुलाकात करना पड़ा और उनसे हाथ मिलाना पड़ा और कह रहे हैं। चलिए, यानी कि कांग्रेस में अपनी ही जो नाराजगी है वो साफ तौर पर सामने आ रही है और इसका उदाहरण भी देखा गया सार्वजनिक मंच से भी। मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार आशीष तिवारी जी के पास आ रहा हूं। आशीष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। आशीष जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो मुद्दे आ रहे हैं, कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही, कांग्रेस अपनी जीत का, असल हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है आशीष जी? देखिए आलोक जी, जिस तरह से मीडिया में तमाम सर्वे आ रहे हैं और राजनीतिक पंडित अपना आकलन लगा रहे हैं, उसमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी का चेहरा जो है, प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम है, वो अभी सब पर भारी पड़ते नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव के बाद ईवीएम के से जो निकलेंगे वोट, वो क्या दिशा तय करेंगे, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल जो चर्चाओं में है वो भाजपा काफी आगे नजर आती है। आज हम रायगढ़ सीट के बारे में, जिस सीट के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है और एक ऐतिहासिक सीट है। हालांकि लगातार यहाँ से भाजपा अभी जीत रही है पिछले कुछ चुनावों से, लेकिन कभी ये कांग्रेस का भी गढ़ रहा करती थी। और
इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशियों का चयन किया है, उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि कहीं से कहीं किसको टिकट दिया गया है, अलग अलग स्थानों को बदलकर टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस ने रायगढ़ में कुछ स्मार्ट प्ले खेल, मैं कहूँगा, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर मेनका सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवार है और लगातार समाज सेवा से जुड़ी रही है मेनका सिंह। और मुझे ये कहने में आज बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन मुझे कहने में आज मतलब आज वो नहीं है कि रायगढ़ एक ऐसी सीट हो सकती है छत्तीसगढ़ में जहां पर भाजपा को एक चुनौती का सामना करना पड़े। परिणाम कोई भी हो, हम भले नजर राजनांदगांव पे रखे हो या नजर हम महासमुंद पे रखें या कोरबा की सीट पर रखें, लेकिन मुझे लगता है कि रायगढ़ सीट जो है एक ट्विस्ट बयां कर सकती है, ये मुझे मेरा अनुमान कहता है। चलिए संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब रायगढ़ सीट को लेकर के बात चले, पहले शुरू में आपने भी किस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज कराई, हालांकि 1999 के बाद हालात बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन फिर आपका क्या कुछ वहां पर प्लान है, किस तरीके से आप अपनी दावेदारी वहां पर ठोक रहे हैं? मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं अपनी बात रखने का, बताइए आप जनता के बीच कैसे जा रहे हैं वहां पे। जी संदीप जी। देखिए, हमने अपनी बात जो है, जो राहुल जी जब पद यात्रा अभी जब यात्रा किए मणिपुर से महाराष्ट्र तक, उस यात्रा में अलग अलग समय में जो घोषणाएं हमने किया है कि महिलाओं को और जो बीपीएल से भी नीचे हैं, बीपीएल वाले हैं, उन महिलाओं को साल का 1 लाख रुपए देंगे। बेरोजगार जो ग्रेजुएट्स होंगे, ये हम लोग की मैंने ऐसी गारंटी है जिस पर हम पूरा शोध करके काम करके इस पर तैयारी किए। इनके जैसा नहीं कि जब महतारी वंदन योजना की पारी आई तो चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय घर घर जाके से 1000 रुपए दे दिए। उसके बाद जब पारी आई तो बहुत से लोगों को कटौती कर दी और आगे अभी वेरिफिकेशन होना है, वेरिफिकेशन में और भी कटौती होगा। तो ये इनका खुद का चरित्र है। और रही बात ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे, मैं इसलिए फिर से लाना चाहता हूँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी सीतारमण के जो हस्बैंड है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये बॉन्ड। अब रही बात वासु शर्मा जी जो एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस को पार्टी चंदा दिया या टीडीएम को दिया या और ममता बनर्जी को चंदा दिया। आज बताइए केंद्र में कौन है, कौन लोगों ने काम दिया? किनके यहाँ ईडी गई उसके बाद चंदा मिला, किनके यहाँ सीबीआई गई उसके बाद चंदा मिला, शरद चंद्र रेड्डी को बेल कैसे मिला, उसने कब कब चंदा दिया? तो ये बहुत सारे बातें अब सामने आ गई है। जो लोग आपका हमारा डिबेट देखते हैं, जो लोग अखबार पढ़ते हैं, जो लोग इस चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, वो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। कम से कम आधे से ज्यादा जो मतदाता है वो आज के समय में पढ़ा लिखा है और इन बातों को सब समझ रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला तो देश में बेरोजगारी का 2 करोड़ रोजगार देंगे बोले थे, वो भी कुछ नहीं दिया। इनका था 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ घर देंगे, वो भी पूरा नहीं किया। 10 साल में अपने विकास के बारे में बताना छोड़ के सिर्फ ईडी सीबीआई क्या कर रही है, किसके ऊपर संदीप केस जी, दर्ज मैंने कर तो रही है, आपको मौका दिया था पूरा कि मैं संदीप जी को सुनना चाहता हूं, वो कौन कौन से उनके क्या विजन है। आपने तो बीजेपी की सारी बात कह दी। हम बेरोजगारी के मुद्दे पे जा रहे हैं, अब बता रहे हैं आप सर पे जा रहे हैं। जी ठीक है, चलिए ठीक है वासु जी। और साथ ही हाँ ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी सर। अब वासु जी, कुल मिलाकर के देखिए शिकायतें बहुत हैं, एक लंबा चौड़ा पुलिंदा है, और रायगढ़ को लेकर के, खास जिस सीट को लेकर के पर्टिकुलर आज हम बात कर रहे हैं, वहां पे थोड़ी सी टक्कर है, कड़ी मशक्कत है वहां पर। जी देखिए, हमारे जो प्रत्याशी है राधेश्याम राठिया, वर्तमान में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और घरघोड़ा जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो जमीनी कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग को टिकट नहीं, हमारे यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है और जो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, काम किए जनता के बीच में। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, वो विष्णुदेव माननीय मुख्यमंत्री जी का सीट है, वहां पर कहीं पर भी नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से वहां पर चुनाव जीतने वाली है। वही ये कारण आलोक जी ये है क्योंकि 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने, कांग्रेस सरकार ने त्रस्त करके रखा हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। वो विधानसभा में सत्ता के सही फैसले में जनता ने दिखा दिया। लोकसभा में 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। अभी हमारे भैया कह रहे थे कि हमने गारंटी लाई है, कुछ कुछ गारंटियां देते हैं। इस गारंटियों को गारंटी नहीं कहते, ये जब चुनाव आता है तो ठग निकल जाते हैं, तो वो ठग है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए इसको, 1 लाख रुपए हर महिलाओं को देंगे बोलते हैं ये, और वो देश में कितनी महिलाएं हैं? 50 करोड़ से ऊपर महिलाएं होंगी।
अगर 1 लाख रुपए एक को देंगे तो हमारी इंडिया का बजट से ज्यादा तो महिलाओं को पैसा देना पड़ेगा। तो कांग्रेस सरकार जो बोलती है उसमें जनता भरोसा नहीं करती है। इससे पहले राहुल गांधी जी पिछले चुनाव में कहते हैं हर लोगों को 72,000 चलिए, रुपए बात देंगे। जब जनता की आ रही भरोसा नहीं है, किया। जनता किस पर भरोसा करे किस पर ना करे। आशीष जी, लगातार देश हित से जुड़े, जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के बात होनी चाहिए, लेकिन हर राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ इस चुनावी माहौल में अपनी जीत और अपनी हार की बात कर रहा है। असल मुद्दे जनता के जो हैं वो कहां पर हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उस पर कौन बात करेगा? देखिए आलोक, आपने बहुत सही मुद्दा बात कही। इस समय सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से ऐसे मुद्दों को हाईलाइटेड किया जाता है जिससे आम आदमी को कोई खास लेना देना नहीं होता। उसके जो अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं या देश के जो स्पष्ट मुद्दे होते हैं उन पर भ्रम का एक मायाजाल पूरी तरीके से बना दिया गया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि वास्तविक मुद्दों पर क्या चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन रायगढ़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो रायगढ़ के अपने मुद्दे हैं। रायगढ़ बहुत लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग करते रहा है, माइनिंग और इंडस्ट्रियल से बहुल इलाका है, तो वहाँ जो विकास होना था, जितना वहाँ उस इलाके का दोहन हुआ है उस अनुपात में वहाँ का विकास होना था वो नहीं हो पाया है। रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ सारंगगढ़ से लेकर जसपुर तक का इलाका शामिल है जो रेलवे कनेक्टिविटी के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में वहाँ ऐसा सक्षम सांसद की जरूरत है जो वहाँ की बात दिल्ली में रख सके और देश की बड़ी पंचायत में वहाँ के लोगों का हितों की रक्षा कर सके। ऐसे लोगों की जरूरत है रायगढ़ को। तो अब देखने वाली बात है कि उन किन मुद्दों पर वोटिंग करते हैं, किस तरह की चीजें वहाँ हावी होती हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े कद्दावर नेता उन इलाके से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ से सांसद रहे हैं। उसके अलावा कद्दावर मंत्री ओपी चौधरी भी वहीं से आते हैं। तो ऐसे में अभी हाल ही में भाजपा ने रायगढ़ राज परिवार से ही राज्यसभा सांसद चुना है। तो रायगढ़ उनकी प्रायोरिटी में इस राजनीतिक रूप से तो रहा है, लेकिन विकास और तमाम दूसरे मुद्दों के लिए कब प्रायोरिटी में रायगढ़ आएगा ये देखने वाली बात होगी। जी, विकास की मुख्य धारा जिस तरीके से बात चल रही है, मैं संदीप जी आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगा। जब लगातार आप लोग भी विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि लगातार जब आप लोग जनता के बीच जाते हैं मुद्दों को, लेकिन फिर आप लोगों पर ये काउंटर हो जाता है बीजेपी की तरफ से कि आप लोग अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रहे हैं, कैसे निपटेंगे? देखिए, गुटबाजी शब्द उसको जरूर कहा गया है। कई बार में असहमति होती है। इतना बड़ा कांग्रेस का अपना वो है, लीडरशिप है और नीचे तक कार्यकर्ता है, तो वो लोग अपनी बातों को कहते हैं। तो वो हर चुनाव में, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद ये सब स्थिति लगातार बनती रहती। इसमें कोई नई बात नहीं है कह सकता हूं, बल्कि मैं जब से मतलब कांग्रेस से मैं भी करीब 38 साल से जुड़ा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, अजीत जोगी के जाने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद, बहुत ज्यादा गुटबाजी की स्थिति नहीं है। हमारे पत्रकार साथी भी मैं देखे होंगे मध्य प्रदेश के समय क्या स्थिति है और दिल्ली की क्या स्थिति, तो वो स्थिति है नहीं है। नहीं तो संदीप जी, आपने कहा ठीक है, नहीं अभी सुरेंद्र दास वैष्णव किस तरीके से मंच पर उन्होंने बोला, उसको लेकर के और भी कहने का लोगों को मौका मिल जाता है। ऐसे मामले क्यों नहीं आ रहे? जब पब्लिक फोरम में जब चीजें आती हैं तो लोगों को भी बोलने का मौका मिलता है। पब्लिक फोरम में था नहीं, मीटिंग था। अब मीटिंग में उसने कह दिया, बाद में उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। तो अब कुछ बात होती है तो उसका जवाब पार्टी अपना डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। जी वासु जी, कुल मिलाकर के छोटा सा जो मुद्दा है वो आप लोग भी अब बड़ा बना देते हैं कहीं ना कहीं। ये आलोक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि अंदरूनी मीटिंग था तो पार्टी से क्यों निकाल दिया गया उनको? या आप एक तरफ कहते हैं हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, सारे लोग को बात कहने का अधिकार है। जब वो अपनी बात से, अपनी 5 साल की पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे तो उसको पार्टी से क्यों निकाल दिया आपने? तो यहीं पर कांग्रेस की नीयत दिखती है। और लेकिन कांग्रेस की हालत इसलिए भी खराब है, आपने बहुत सही कहा आलोक जी,
क्योंकि इनके यहाँ गुटबाजी चरम सीमा पे है, गुटबाजी चरम सीमा पे है। आप देख लीजिएगा, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर में बैठे हुए सुरक्षा प्राप्त किया, तो बहुत सारी बातें थी। तीन नेता बाकी लोकसभा चुनाव लड़ रहे, वहाँ के भिलाई से सरोज पांडे को कोरबा में लड़ना पड़ गया, भिलाई में क्यों, दुर्ग में क्यों चुनाव नहीं लड़े? कांग्रेस के पास नेता नहीं मिल रहे छत्तीसगढ़ के अंदर, वो दुर्ग लोकसभा से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके दूसरे जगह चुनाव लड़ा रहे हैं। सरोज पांडे कोरबा से लड़ रहे, याद कर लो। लोकसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि आप चुने हुए पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं और ईवीएम के खिलाफ आप ऐसा बयान देते हैं कि 380 कांग्रेस पहली बार आप चुने होंगे आलोक जी कि कोई पार्टी का नेता अपने। चलिए ठीक है, बीजेपी ये कह रही है कि उसको राजनेता मिल नहीं रहे। ठीक है, मैं आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट आशीष जी आपसे चाहूंगा। लगातार ये आरोप लग रहे हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, आशीष अगर मैं आपसे बात करूं कि नेता नहीं मिल रहे हैं, भाई ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जो बीजेपी ने भी चुनावी मैदान में उतारे, नेता के अभिनेताओं को मैदान में लाई है। बड़ी बात यह है कि किसकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा जनहित से जुड़ा हो, वो कहीं ना कहीं आशीष बेहतर होगा। एक फाइनल कमेंट आपसे। बिल्कुल, यहाँ पर नेता या चेहरों से के बजाय अगर हम मुद्दों पर चुनाव लड़ें और जनता के हितों की बात करें और कैसे हम 2050 में विकसित भारत बनाने का जो हमारा चुनौती है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी बार बार दोहरा रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, एक लक्ष्य रखा गया है देश के सामने, देश के सबसे बड़े नेता ने रखा है, उसे पाने के लिए सभी को मेहनत करनी होगी। इस पर बातचीत होनी चाहिए, चुनाव इन मुद्दों पर होना चाहिए था, लेकिन हम व्यक्तिगत चेहरों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनमानस कहीं ना कहीं एक चमत्कारिक चेहरे की तलाश में रहता है हमेशा। उसी तरीके का अभी भी तलाश कर रहे हैं कि ये चेहरा वो चेहरा, लेकिन मुझे लगता है कि चेहरों की बजाय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और मुद्दा पे ही चुनाव होना चाहिए। यानी कि आशीष जी आप कहना चाहते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो और काम को देखो उससे ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वासु शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक तरफ 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन रायगढ़ सीट पर इस बार जो चुनाव है वो बेहद रोमांचकारी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहां पर पहले जीत दर्ज कराई, लेकिन 1999 के बाद से कहीं ना कहीं हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं और समीकरण भी बदले हैं। लेकिन अब 2024 के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके के हालात बनते हैं, किस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।